नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर में दम है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले बात होगी ईडी की छापेमारी की। कांग्रेस नेताओं पर लगातार जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही है, तो कितने लोग जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, वहीं आपको बताएंगे सीनियर आईएएस के घर से मिले करोड़ों के खजाने की सारी डिटेल्स, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे भरतपुर में दुश्मन को फंसाने के लिए खेले गए खूनी खेल का लाइव वीडियो, और बताएंगे बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग के अंदर की कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबर में दम है। इस बार प्रदेश में पार्टियां नहीं, ईडी चुनावी नैरेटिव तैयार कर रही है। चुनावों से पहले प्रदेश में ईडी के एक्शन से सियासी हलचलें बढ़ी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी के संगठन मुखिया के यहां ईडी छापे और प्रदेश के मुखिया के बेटे को समन मिलने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ने के आसार हैं। और अगला नंबर किसका होगा, इसकी हर तरफ चर्चा भी है। जांच एजेंसी के रडार पर अभी कई नेता और भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन छापों की टाइमिंग सबसे अहम है और इसीलिए आगे भी बहुत कुछ बाकी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट पे देखिए। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, छापों ने बढ़ाई दिग्गजों की टेंशन, पार्टियां नहीं ईडी तैयार कर रही चुनावी नैरेटिव। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक बाद में ईडी ने राजस्थान के चुनाव के घमासान को और रोचक बना दिया है। जैसे ही ईडी की एंट्री हुई उसके बाद में पेपर लीक और अन्य मामलों को लेकर के पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय के रूप में पिछली बार चुनाव जीतने वाले और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश हुड्डा के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी ने पूरे दिन भर रेड की। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी एक मनी ट्रांजैक्शन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस देकर समन भेज करके पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पेपर लीक मामला बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और चुनाव से पहले सियासी पार्टियां नहीं, अब जांच एजेंसियां सियासी माहौल तैयार कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ दिग्गजों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ईडी ने जयपुर, दौसा, सीकर समेत करीब 11 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिन जगहों पर एक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के ठिकाने भी शामिल हैं। जिसके बाद ईडी की कार्रवाई पर डोटासरा ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए सत्यमेव जयते लिखा। इतना ही नहीं, ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के अलावा महुआ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश हुड्डा और उनके सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेड़ी, सीए राजेंद्र गुप्ता और बिजनेस सहयोगी निधि शर्मा के घर भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो निधि शर्मा के भाई दीपक और ललित भी जांच के दायरे में आ गए हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में पड़ी रेड से। पेपर लीक से जुड़ी इस कोचिंग में जैसे ही सबूत जुड़ते चले गए तो कलाम कोचिंग सेंटर का नाम आया। यहां पर रेड हुई तो पता लगा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बेटा संचालक मंडल में शामिल है। वहीं इसके बाद में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा से, शेर सिंह से और अन्य पेपर लीक माफियाओं से पूछताछ की गई तो विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का नाम भी सामने आया। इसी बयानों के आधार पर और मिले सबूतों के आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया तो डूंगरपुर में मुख्यमंत्री के विश्वस्त माने जाने वाले कांग्रेस के नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर भी कई अहम सबूत ईडी को मिले, जिसके बाद में ईडी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ते बढ़ते अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर तक पहुंच गई है। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी चल रही थी कि ईडी ऑफिस ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 12 साल पुराने FEMA के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजकर पेश होने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद मानो राजनीति के बादल भी फट गए। हालांकि वैभव गहलोत ने ईडी से पेशी के लिए समय मांग लिया है और इसको राजनीति से प्रेरक बताया है। तो ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया
12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। दरअसल वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। वैभव गहलोत पर होटल फेयरमाउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए गए थे। गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के पैसे को पहले हवाला के जरिए मॉरिशस पहुंचाने का आरोप है और मामले में फेमा के उल्लंघन की जांच करने की मांग की गई थी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। वैभव गहलोत को समन और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। सीएम गहलोत ने पहले ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईडी को केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वैभव गहलोत का तो खाली जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था, 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। वैसे ही मामला अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस आक्रामक हो गई और प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने जांच एजेंसियों को बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट से कि इनके पास ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के अलावा कोई और चीज भी है तो उससे भी कांग्रेस नहीं डरेगी। इनको अब अपना निशान जो कमल का फूल है उसमें साथ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का भी एक दो निशान साथ लगाना चाहिए। देखिए, जहां भी इलेक्शन होते हैं इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने भी निशाना साधा है और गोपाल केसावत की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार की धाराएं हटाने के साथ सुरेश ढाका का वकील सलमान खुर्शीद को बनवाने की आरोप लगवाए। किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर किस बात का? अगर आप ठीक हैं तो आपको चिंता किस बात की है? गोपाल केसावत कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए, नोटों की गड्डियों के साथ गिरफ्तार हुए। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कुछ दिनों बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी जाती है। आप बताओ, राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किसने किया? वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। 1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा, सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। पेपर लीक जैसे खूंखार अपराध जो कि युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के खिलाफ ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी है। चुनावी माहौल में हो रही इस कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक मकसद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ईडी को भेज करके इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे करप्शन और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला बता करके जनता के बीच में वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मसले पर भले ही राजनीति कर रहे हो, मगर युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मसले को लेकर के इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिरकार पेपर लीक माफियाओं के तार कहां तक जुड़े हुए हैं और ईडी की जांच पड़ताल में कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं। साथ ही साथ में चुनाव के परिणाम भी क्या इस पूरी कार्रवाई से प्रभावित होंगे, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी रणनीति के साथ साथ अपने कुनबे को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। पार्टी ने कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अन्य दलों से भी आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। खास बात इसमें यह है कि चुनाव से ऐन पहले ज्वाइन करने वाले नेताओं को बीजेपी टिकट भी दे सकती है। देखिए इस रिपोर्ट को। चुनाव से पहले दल बदलने का खेल, कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। ज्वाइनिंग के बाद टिकट भी देगी बीजेपी। ये खेल बड़ा सियासी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला तेज कर दिया है। पार्टी के बड़े नेता की मौजूदगी में 6 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्योति खंडेलवाल, पूर्व महापौर जयपुर, रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, चंद्रशेखर बैत, पूर्व विधायक, नंदलाल पुनिया, कांग्रेस नेता, सावरमल महरिया, कांग्रेस नेता, जितेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता, केसर सिंह शेखावत, पूर्व आईपीएस अधिकारी, भीम सिंह बीका, पूर्व आईपीएस अधिकारी सहित कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इतने दिग्गजों के बीच कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा मैदान में उतरने की भी हो रही है। बीजेपी कुछ लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है और सबसे पहला नाम है ज्योति खंडेलवाल का। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर रह चुकी हैं। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। पायलट खेमे की मानी जाती है ज्योति खंडेलवाल। कांग्रेस से किशनपोल सीट से दावेदारी कर रही थी। बीजेपी ने किशनपोल सीट से नहीं उतारा है प्रत्याशी। किशनपोल सीट से बीजेपी दे सकती है टिकट। किशनपोल में वैश्य समाज के वोटर्स की अच्छी संख्या है। वहीं दूसरे नंबर पर नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। युवा में रविंद्र सिंह भाटी की अच्छी लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर भी काफी फैन फॉलोइंग है। शिव सीट से काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी शिव सीट से भाटी को टिकट दे सकती है। पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर ज्योति खंडेलवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी वो काम करेंगे। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं और मैं इसी विश्वास के साथ कि अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। ये भारत रो एक युवा और भारत रो हर युवा देश रे विकास रे वास्ते, प्रगति रे वास्ते कटिबद्ध हुए। मैं सब भी माननीय मोदी जी रे नेतृत्व में काम करना चाहूँ। जो माननीय मोदी जी रो जो विजन है वो आगे ले जा और भेड़ो ही भेड़ो आने वाले टाइम रे मीना भारतीय जनता पार्टी री सरकार प्रदेश रे मीना बनने वाली है। उस वास्ते में दिन रात एक रहा एक मजबूत कार्यकर्ता रे रूप रे मीना में सब काम कर। इसके अलावा पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैत को भी बीजेपी मैदान में उतार सकती है। चंद्रशेखर बैत के पिता चंदनमल बैत कांग्रेस से 8 बार विधायक और वित्त मंत्री रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। चंद्रशेखर बैत को पार्टी सरदार शहर से टिकट दे सकती है। वहीं पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया को राजगढ़ से बीजेपी टिकट दे सकती है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी ने एक आईएएस अधिकारी के आवासों पर छापा मारा तो अधिकारी दंग रह गए। करोड़ों की प्रॉपर्टी और सोने चांदी के जेवरात के साथ जो कैश मिला वो वेतन से यानी उनकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा था। इस रिपोर्ट को देखिए। सीनियर आईएएस के घर से मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी। मेघराज सिंह रत्नों के 5 प्लॉट, पत्नी के 2 फ्लैट। बेटी रिश्तेदारों के नाम भी करोड़ों की संपत्ति। सीनियर आईएएस के घर मिला करोड़ों का खजाना।
जी हां, ये खजाना मिला है सीनियर आईएएस अधिकारी मेघराज सिंह रत्नू के घर। सीनियर आईएएस और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू के आवासों पर एसीबी ने छापा मारा तो सभी दंग रह गए। रत्नू के जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और सीकर स्थित आवास और ऑफिस पर कई घंटे तलाशी अभियान चलाया गया। जयपुर के जगतपुरा में एनआरआई कॉलोनी स्थित रत्नू के घर पर कार्रवाई की गई। अब तक हुई जांच में मेघराज सिंह रत्नू और उनके परिवार रिश्तेदारों के नाम बड़ी संख्या में करोड़ों की प्रॉपर्टी, गहने, कैश और लॉकर मिले हैं। मेघराज सिंह रत्नू रजिस्ट्रार हैं सहकारी समितियां राजस्थान के। इनके ऑफिस में ईडी की टीमें पहुंची हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम देख सकते हैं यहां पर ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। जयपुर ये सहकारिता विभाग का मुख्यालय है। यहां पर एसीबी की टीमें जो दस्तावेज हैं उनकी छानबीन में जुटी हुई हैं। जिस तरीके की शिकायत एसीबी को मिली थी, एसीबी ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। एडीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि जांच के दौरान मेघराज सिंह रत्नू के नाम से जयपुर में 5 प्रॉपर्टी मिली है। वहीं पत्नी मंजुला रत्नू के नाम से 1 प्लॉट और 2 फ्लैट मिले हैं। बेटी महिजा रत्नू के नाम से भी 1 प्लॉट मिला है। भांजे महिपाल सिंह और भांजे की पत्नी के नाम से भी प्लॉट होने की जानकारी मिली है। जांच चल रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। हाँ, एक एफआईआर दर्ज हुई इनके खिलाफ और कोर्ट से सर्च लेकर के इनके जो भी ठिकाने हैं संभावित उनके ऊपर सर्च सुबह से ही चल रही है। मुझे ऑफिस का जिम्मा दिया गया है जो मैं ऑफिस की जांच कर रहा हूँ। जो भी मिलेंगे वो संदिग्ध हैं उनको जांच करेंगे उनकी। सर, शिकायत किस तरह की थी और कहाँ पर जांच? वो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दूसरे हैं। मुझे कोर्ट के आदेश के सम्मन वारंट के रेफरेंस में यहाँ जांच करने आया हूँ। इतना ही नहीं, साथ ही तलाशी के दौरान 6 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के गहने, 4 लॉकर मिले हैं। वहीं बेटे मिहिर रत्नू की महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए करीब 50 लाख रुपए देने के कागजात भी टीम को मिले हैं। रत्नू के सहकार भवन स्थित सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ऑफिस की तलाशी भी ली गई। छानबीन के दौरान LIC पॉलिसी की रसीदें, बिजली का बिल, 4 संदिग्ध डायरियां, कैश और 1 पेन ड्राइव भी मिली है। मेघराज सिंह के नाम से SBI बैंक के चेक की फोटो भी मिली है। इतना ही नहीं, ये खजाना अभी लिखा ही जा रहा था कि जानकारी मिली कि मेघराज सिंह ने बेटी की पढ़ाई में करीब 60 लाख रुपए, शादी पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। रत्नू ने अपने सेवा काल में विदेश यात्राएं करना, जयपुर क्लब और रामबाग गोल्फ क्लब में सदस्यता भी ली है। लेकिन जिस IAS अधिकारी के घर इतना खजाना मिला है, हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। दरअसल मेघराज सिंह रत्नू प्रमोटी IAS है। वे नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कमिश्नर भी थे। 2019 में जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर रहते हुए उन्हें APO किया गया था। इसके बाद 2021 में उन्हें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पदस्थ किया गया था। IAS मेघराज सिंह रत्नू के खिलाफ ACB को कुछ समय पहले शिकायत मिली थी। इसके आधार पर ACB ने जांच तो की, लेकिन ACB रत्नू को ट्रैप नहीं कर पाई। आखिरकार ACB ने जब रत्नू की संपत्ति की जांच की तो उन्हें कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। इसके बाद उनके और उनके रिश्तेदारों के घर पर टीम ने छापे मारे। ट्रैक्टर से अपने भाई को रौंदते हुए दिल दहला देने वाला वीडियो जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। इस नृशंस हत्याकांड के पीछे की वजह पहले जमीनी और फिर रास्ते के विवाद को बताया गया, लेकिन अब कुछ और ही डरावना सच सामने आता दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, समझेंगे। दुश्मन को फंसाने के लिए खूनी खेल,
रची भाई की हत्या की साजिश। जमीन के लिए खूनी संघर्ष में कत्ल। भाई ने ही भाई को ट्रैक्टर से रौंद डाला। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, आपके होश उड़ा देंगी। जमीन के लिए भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है और हल लगे ट्रैक्टर में अपने ही सगे भाई को रौंद रहा है। एक दो बार नहीं, 8 से ज्यादा बार भाई ने ही भाई को ट्रैक्टर से रौंद डाला और तब तक जब तक उसका दम नहीं निकल गया। तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ट्रैक्टर आरोपी भाई चला रहा है और ट्रैक्टर के नीचे उसी का ही अपना भाई पड़ा है, जिसे वो बेरहमी से गुस्से में रौंद रहा है। लेकिन इस नृशंस हत्याकांड के पीछे की वजह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक साजिश ने भाई को ही मरवा दिया। जी हाँ, ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना तहसील के अड्डा गांव की है, जहां अतर सिंह और बहादुर सिंह के परिवार में जमीन को लेकर के रंजिश चल रही थी। लेकिन इस आग में घी डालने का काम 20 अक्टूबर को हुए एक मामूली से विवाद ने कर दिया। मर्डर से 5 दिन पहले खेत की तारबंदी उखाड़ने को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था। बहादुर सिंह पक्ष के लोगों ने अतर सिंह के परिवार को पीटा था। इसी के बदले की आग में झुलस रहे दामोदर इतना पागल हो गया कि उसने सामने वाले पक्ष को फंसाने के लिए अपने भाई को ही ट्रैक्टर से रौंद डाला और अतर सिंह पर हत्या के आरोप लगा दिए। मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। उसके बाद में हम बयाना आ गए, सब बयाना आके और यहाँ हॉस्पिटल आ गए, इलाज करा रहे थे। अड्डा गांव के बहादुर और अतर सिंह के घर 100 मीटर ही दूर पर है, लेकिन इनके रास्ते में एक सरकारी स्कूल पड़ता है जो अतर सिंह के घर के नजदीक है। अतर सिंह ने अपने घर की जमीन पर तारबंदी कर रखी है और बहादुर सिंह का परिवार अपने खेतों तक पहुंचने के लिए उसी रास्ते से गुजरता है। और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे दब गया, जिसका नाम अतर सिंह है, उसकी डेथ हो गई है। और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया है। जिनको रेफर करना उनको रेफर करवा के वो इलाज करा रहे हैं। क्योंकि दोनों पक्षों के पूर्व में 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था, दोनों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें 22 लोगों को पाबंद भी कराया है, लेकिन उन्होंने उसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा किया। दरअसल 20 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे बहादुर सिंह का बड़ा बेटा दिनेश ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों पर जा रहा था। तभी उसके ट्रैक्टर के पीछे लगा हल अतर सिंह के घर के बगल में ही हो रही तारबंदी में फंस गया, जिससे तार को सपोर्ट करने वाले लोहे का एंगल उखड़ गए। अतर सिंह के परिवार ने देखा तो उसने विरोध किया और दोनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। लेकिन 25 अक्टूबर को अतर सिंह के बेटे विनोद ने बहादुर को अकेला पाकर के लाठी मार दी। इस बात से गुस्साए बहादुर के बेटे भाई तुरंत घर पहुंचे, लाठियां लेकर अतर सिंह पक्ष पर हमला कर दिया। बहादुर पक्ष ने लोगों ने अतर सिंह के परिवार में मौजूद सभी लोगों को जमकर पीटा। इस हमले के बाद दामोदर बदले की आग में जल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे वो बहादुर पक्ष के लोगों को फंसा सके। पहले दामोदर ने अपनी बहन को ट्रैक्टर से घायल करने की सोचा कि जिससे कि वो इसका इल्जाम बहादुर पक्ष के लोगों पर लगा सके, लेकिन वो ऐसा करता इससे पहले ही रेखा का पति बीच में आया और उसने दामोदर को ऐसा करने से रोक लिया। तभी निर्पत जमीन पर लेट गया। उसने अपने भाई दामोदर को कहा कि वो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे, जिससे वो पुलिस में ये साबित कर देगा कि बहादुर पक्ष ने ट्रैक्टर चढ़ा करके मारने की कोशिश की है। दामोदर ने भी आवेश में आकर एक के बाद एक निर्पत के ऊपर 8 बार ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे निर्पत की मौके पर ही मौत हो गयी। इस पूरे घटनाक्रम का बहादुर के बेटे दिनेश ने वीडियो बना लिया था और वहीं दामोदर ने हत्या के दौरान पहनी हुई अपनी लाल शर्ट को छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में दामोदर ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आज खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।